जनवरी का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपने चरम सीमा पर थी। चारों तरफ बर्फ एक सफेद चादर फैली हुई थी और सूरज तो मानो ठिठुर कर कहीं बादलों के पीछे छिप गया था। ठंड इतनी बेरहम थी कि सांस भी धुआं बनकर हवा में जम सी जाती थी। चारों तरफ पसरा सन्नाटा दिल में एक अजीब सा डर उतार देता था। हवा की हर तेज सरसर में ऐसा लगता था जैसे बर्फीली सुइयां शरीर को भेद रही हों। पेड़, खेत और खंबे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे, मानो प्रकृति ने दुनिया का हर रंग चुरा लिया हो। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़ों और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के गांव के लोग हर साल सर्दियों में कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाया था। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे, लेकिन इस बार ठंड के कारण सबने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। वो साधु कड़कड़ाती ठंड में सहायता मांगने गांव में आते हैं। सुनो पुत्र, ये ठंड बहुत कठोर है। मेरी कुटिया में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। अगर आप सभी थोड़ी मदद करें, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा दे दो, तो मैं ये ठंड सहन कर सकता हूँ। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई साधन नहीं है। हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद इस ठंड से परेशान हैं। आप साधु हैं, तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी। आपको क्या जरूरत गर्म कपड़े की? बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये जीवन किस काम का है? कृपया मुझे पुराने ही सही, पर मुझे गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सबने अपने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। साधु निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। उनकी कुटिया में बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ लगा था। उनके पास केवल एक पतला चादर था जो ठंड से बचाने में असमर्थ था। किसी तरह वो दिन गुजारते हैं, लेकिन रात को ठंड और बढ़ गई। हवा के साथ बर्फीली बूंदें गिरने लगीं। साधु ने अपने आखिरी समय में प्रार्थना किया, हे भगवान, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। साधु महाराज इतना कहकर ठंड के कारण मर जाते हैं। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए तो देखते हैं कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वो तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने स्वार्थ के आगे उनका जरा भी बात नहीं सुना। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगा और ठंड से सभी का हालत खराब होने लगी। आसमान में बादल छा गए। कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवा ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुर ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी और लगातार बारिश होने लगी। गांव के खेत बर्बाद हो गए। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी कविता के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक वो मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा?
आपको अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि ये ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊँगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊँगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती है? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। कविता, चलो अब जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है, ताकि दिन ढलने से पहले खेत से वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया कविता? कल ही तो सोचा था कि बाजार जाके कुछ आटा दाल लेके आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप ही हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं बची। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। बस कुछ लकड़ियां भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। जगन अब मजबूर हो चुका था। वो फैसला लेता है कि वो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा, अपने घर के लिए अनाज लाएगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में जगन जैसे तैसे पेट की आग बुझाने के लिए हर हाल में काम करता था, चाहे ठंड जान ही क्यों न ले ले। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए जगन सेठ धनराज के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और खेत की फसल भी अभी हुई नहीं है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें अपना कुछ कीमती सामान मेरे हवाले करना होगा। सेठ जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे, क्योंकि इस ठंड की महामारी की वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना सारा खेत मेरे नाम लिखना होगा। अगर तुम 1 महीने में मेरे पैसे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा खेत अपने नाम करवा लूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी भी करूंगा। ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? क्या बेहुदगी बात की है तुमने? मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसके भविष्य से खेलना आसान समझते हो क्या तुम? मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। तुम मुझे पैसे लौटा नहीं सकोगे तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा। 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूंगा। याद रखना, ऊपर वाला है, सब देखता है। जगन पैसे लेकर गुस्से में वहां से चला जाता है। जगन पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका पड़ोसी बिशन उसे मिलता है। जगन भाई, क्या हाल है तुम्हारे? बड़ी जल्द में हो, कहीं जा रहे हो क्या? बिशन, मैं बहुत परेशानी में हूँ। सेठ धनराज से पैसे उधार लिया हूँ, लेकिन वो मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी बात है। जगन भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो और अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हम मिलकर कुछ न तो कुछ रास्ता निकाल ही लेंगी। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है बिशन भाई, लेकिन सच में अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड में काम करने का हिम्मत भी नहीं हो रही है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही हैं। जगन, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। मुझे लगता है कि जब से पहाड़ी के साधु की मौत हुई है तब से ठंड और बढ़ गया है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। खैर तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेत खराब हो गए हैं, बीवी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। जगन वहां से चला जाता है और बिशन भी अपने घर चला जाता है। बिशन बहुत मतलबी इंसान था। वो दूसरे का दुख देखकर बहुत खुश हुआ करता था और सबके सामने बहुत दरिया दिल का दिखावा करता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया भाग्यवान। जगन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे परिवार में करना चाहता था, मगर वो अधिक उधारी चुका नहीं पाया तो सेठ धनराज उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी करेगा। सच में वो जगन तो बुरी तरह से फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। और उसकी बेटी का क्या होगा अब? सेठ धनराज के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी बेटी की शादी तो अब तय है, बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। बिशन और उसकी पत्नी जगन की मुश्किलों पर हंस रहे थे और उनकी सोच बहुत ही गंदी थी। वे सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। जगन ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष का इंतजार कर रहा था। 2-4 दिन गुजरते हैं कि ठंड और भी बढ़ जाती है। बर्फ गिरने लगता है, गांव के लोग ठंड से मरने लगते हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। जगन भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वो कोशिश करता है लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता। वो लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो बेचारी कंबल में लेटी थी। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत जोर का बुखार है। पिताजी, डॉक्टर को बुला लो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तू चिंता मत कर बेटी, मैंने आग जला दी है। तू थोड़ी देर में ठीक महसूस करने लगेगी। मैं डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करता हूँ, बस तू हिम्मत रखना, ऊपर वाला सब सही करेगा। ए भगवान, मैं कैसे डॉक्टर को बुलाऊं? घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। जगन बड़ी उम्मीद से डॉक्टर के पास जाता है। उसे लगता है शायद डॉक्टर उसकी मदद कर दे। वो डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है। कृपा करके चलिए, उसका इलाज कर दीजिए। देखो जगन, मैं तुम्हारी हालत जानता हूं, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा। जैसे भी हो, बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तुम गरीबों की यही समस्या है, बिना पैसे के इलाज चाहते हो। सुन, जब पैसे हो तब आना, अभी मेरा समय खराब मत कर। डॉक्टर की बातें सुनकर जगन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो उदास मन से घर की तरफ चले जाता है। तभी रास्ते में उसको उसका दोस्त विशन दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है। विशन उससे पूछता है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है ना? वो अपनी सारी बात बिशन को बताता है और बिशन उसकी बातें सुनकर मन ही मन खुश होता है और उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। उसके बाद बेसन वहां से चला जाता है। जगन वहीं खड़ा रहता है, अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ। वहां से जगन जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो सोचता है कि कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही अकेले सब करना होगा। जगन जंगल में जाता है कि तभी वो देखता है एक बाबा, उनके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है।
जगन जल्दी से जाकर उस पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ ना होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, ये मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे? क्या आपका किसी ने मदद नहीं किया? बेटा, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यहाँ ये भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, पर तूने आकर मेरी जान बचा लिया। लेकिन बाबा, आप कहाँ रहते हैं इस बिरान पहाड़ी इलाका में? यहाँ तो बहुत ठंड है। दिन पहले मैं तुम्हारे गांव में आया था, मगर मदद मांगने पर मेरी किसी ने भी कोई भी मदद नहीं की और मैं ठंड के कारण मर गया। तब से मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही है, इसीलिए गांव में इतना ठंड और बर्फबारी बढ़ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, मगर मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव में सब लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और गांव में कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। आप चिंता ना करें बाबा, ऐसा ही होगा। मैं गांव में सबको जाकर बताऊंगा। बेटा, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। अगर मैं इस पत्थर से दबा रहता तो मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है। बेटा, तुमने मेरी सहायता किया, इसके बदले में मैं तुझे ये चीज देना चाहता हूँ। इसे मामूली मत समझना, ये बोतल तेरे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो और तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब तुम इसे खोलना। जगन बाबा का धन्यवाद करके अपने घर के तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से वो पीछे मुड़कर उन बाबा की ओर देखता है, लेकिन बाबा वहां से गायब हो चुके थे। वो फिर अपने घर को चले जाते हैं। उसकी बेटी बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रही थी। जगन उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में निराशा और दुख साफ नजर आ रहा था। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था, पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। बेटी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, बस अब कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहां पर सेठ धनराज आ जाता है। जगन, तुम मेरे पास आए थे और कर्ज लिए थे, मगर आजकल अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अभी वक्त है, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। क्या तुम नहीं समझते? मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए, तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्यों नहीं हो? सेठ, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे दुष्ट नेचरहीन आदमी से कभी नहीं होगी। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे, तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने मुझसे कर्ज लिया था। अगर तुम सारे कर्ज से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने बेटी से शादी करवानी होगी। मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। तो ठीक है जगन, मैं देखूंगा कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर पाओगे। सेठ धनराज गुस्से में बाहर चला जाता है और जगन चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकट और संघर्ष की भावना गहरी होती है। पिताजी, आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ धनराज से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वो तो हट जाएगा। मेरी किस्मत का क्या है, मैं सब सह लूंगी। जगन इतना सुनते ही अपने आप को बहुत कोसता है और दुखी मन से पैर से सीसी को मारता है। तभी सीसी से एक तेज रोशनी निकलती है और उससे कुछ पैसे बाहर निकलते हैं। ये देखकर उसे साधु की बात याद आ जाती है। अरे पिताजी, ये क्या चमत्कार हो रहा है? बेटी,
मैं अपने दुख से इतना परेशान हो गया था कि मैं किसी को बता ही ना पाया। ये सीसी मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दिया था, जो कुछ दिन पहले सबसे मदद मांग मांग कर मर गए थे। ये उन्हीं ने मुझे दिया था और मुझे कहा था कि इसे अपने बुरे दिन में हिलाना, सब सही हो जाएगा। जगन उस पैसे को लेकर सेठ धनराज के पास जाता है और उसे दे देता है। सेठ जगन से बहुत पैसे के बारे में पूछता है, मगर जगन उसे नहीं बताता है। अब वो सभी गरीबों की सहायता करता है और गांव वालों को साधु बाबा की सारी बात बताता है। देखो गांव वालों, अब की बार इतनी ठंड पड़ने का कारण है साधु का अभिशाप। उन्होंने हम गांव वालों से मदद मांगी और हमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अब ये गांव शांत नहीं रहेगा। गांव वाले अब एकत्र होकर समाधान खोजने लगे। उन्होंने सलाह मशवरा किया कि क्या किया जा सकता है। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमें उनकी समाधि पर जाकर प्रार्थना करनी होगी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा, तब उनकी आत्मा हमें माफ कर देगी। सभी गांव वाले मिलकर साधु की समाधि पर गए और उनका अंतिम संस्कार किया। हे साधु बाबा, हमें क्षमा करें, हमने स्वार्थ में आपकी मदद नहीं की। कृपया हमें इस अभिशाप से मुक्त करें। साधु की समाधि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मौसम साफ हो गया। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। तभी साधु की आत्मा प्रकट होती है। तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें ये सिखाया है कि दूसरों की मदद करना कितना आवश्यक है। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं अभी जिंदा होता और तुम्हारा ये हाल नहीं होता। लेकिन अब भी समय है, हर जरूरतमंद की सहायता करने का वचन दो। हम वचन देते हैं बाबा, अब से हम हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। साधु महाराज की आत्मा सभी को आशीर्वाद देती है। साधु की आत्मा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। सब गांव वालों ने उस दिन से ये निश्चय कर लिया कि वे हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वार्थ का परिणाम केवल दुख और विनाश ही होता है। परोपकार से ही जीवन में शांति और समृद्धि आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।